तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू वेल्डिंग प्रोसेसेस। इंट्रोडक्शन टू वेल्डिंग प्रोसेसेस में हम इसमें वेल्डिंग के बारे में समझेंगे। इवन वेल्डिंग के जितने भी प्रोसेसेस हैं, हर एक प्रोसेस का सेपरेट सेपरेट चैप्टर है जिसमें हम हर एक वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो वेल्डिंग प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं, जैसे कि एमएमए वेल्डिंग हो गया। एमएमए को हम और क्या बोलते हैं? SMAW, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया। इसके बाद फिर क्या हो जाता है हमारा मिग वेल्डिंग। आपने सुना होगा। मिग वेल्डिंग में क्या हम यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इनर्ट गैसेस। हम इनर्ट गैसेस यूज करते हैं। और अगर इसके साथ मिग वेल्डिंग में ही हमने सिर्फ गैस चेंज कर दिया और गैस में हमने CO2 या ऑक्सीजन यूज कर लिया, तो उसे क्या बोलेंगे? मैग बोलेंगे। तो ये हो जाता है मिग एंड मैग। फिर इसके बाद हाई क्वालिटी वेल्ड चाहिए, जैसे स्टेनलेस स्टील वेल्ड करना है तो उसके लिए हम टिग वेल्डिंग यूज करते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। और एक और वेल्डिंग है जो कि हम यूज करते हैं हाई थिकनेसेस के लिए, हाई क्वालिटी वेल्ड के लिए, तो वो हो जाता है हमारा एसिड। ओके, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। होने को और भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बट ये कॉमन 4 कैटेगरीज हैं जिसको हम यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ओके, तो ये 4 वेल्डिंग के प्रोसेसेस हैं और इन चारों को हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं इन सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स। तो अभी हम वेल्डिंग प्रोसेस को अगर समझने की कोशिश करें, आप लोग को आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। ठीक है। तो अगर हम इनको समझने की कोशिश करते हैं तो लेट सपोज ये हमारा इलेक्ट्रोड है, दिस इज इलेक्ट्रोड, और ये हमारा है पेरेंट मेटल। पेरेंट मेटल के ऊपर हम इस इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग कर रहे हैं। तो जब हम वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से आर्क जनरेट होगी, आपको फ्लेम दिखाई देती है, तो उसी फ्लेम को हम आर्क बोल रहे हैं, जो यहाँ पे आर्क दिख रही है, राइट? तो यहाँ से आर्क जनरेट हुई, और जब आर्क जनरेट होती है, आर्क के साथ साथ क्या जनरेट होता है? आर्क के साथ साथ इसमें से शील्डिंग गैसेस निकलती हैं। आपको धुएं तरीके का फ्यूम कुछ दिखाई देगा। वो फ्यूम कहाँ से निकलता है? वो फ्यूम निकलेगा इसके ऊपर, यहाँ पे फ्लक्स की लेयर होती है। इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या रहेगा? इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की एक लेयर रहती है। ठीक है, तो ये फ्लक्स की लेयर क्या करती है? ये आर्क के साथ साथ शील्डिंग गैसेस जनरेट करती है, मतलब फ्यूम्स जनरेट करती है। इन फ्यूम्स का क्या काम है? इन फ्यूम्स का काम है कि हमारा जो वेल्ड मेटल है, इस वेल्ड मेटल को ऑक्सीजन से दूर रखना, एयर से दूर रखना। तो अब मैं आपको इसमें ड्रॉ करके दिखाता हूँ शील्डिंग गैसेस। तो लेट सपोज ग्रीन कलर की ये क्या है? ये शील्डिंग गैसेस है। ओके, जो धुआं निकलता है, फ्यूम निकलता है, ये वो चीज है। तो ये क्या कर रहा है? जो शील्डिंग गैस है, ये शील्डिंग गैस बाहर की जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है उसको वेल्ड पूल के अंदर आने नहीं दे रहा है। बाहर की हवा अगर अंदर आएगी तो हवा के साथ साथ क्या अंदर आएगा? ऑक्सीजन अंदर आएगा। ऑक्सीजन अंदर आने से क्या होगा? हमारा जो वेल्ड पूल है उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए होता है। तो ये जो शील्डिंग गैसेस हैं, शील्डिंग गैसेस कहाँ से आ रही है? फ्लक्स मेटल से आ रही है। जो बाहर वाला लेयर है ये क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं फ्लक्स। अब फ्लक्स से क्या क्या आ रहा है ये समझ लेते हैं। फ्लक्स से हमारे पास क्या आया? एक तो शील्डिंग गैसेस आ गई। ओके, फ्लक्स से क्या आ गया? शील्डिंग गैस आ गई। और क्या आता है फ्लक्स से हमारे पास? अगर आपको ज्यादा मटेरियल डिपॉजिट करना है, ओके, आपको ज्यादा मटेरियल डिपॉजिट करना है, तो उसमें क्या करते हैं? फ्लक्स में आयरन पाउडर ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? आयरन पाउडर भी ऐड कर देते हैं अपने इलेक्ट्रोड के फ्लक्स के अंदर। तो इससे क्या होता है? ज्यादा मेटल डिपॉजिट हो जाता है। प्लस इसके अंदर हम बहुत सारी अदर एलिमेंट्स ऐड करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस फ्लक्स के अंदर हम बहुत सारे अदर मटेरियल ऐड करते हैं। तो वो मटेरियल क्या करेंगे जो हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं? वो मटेरियल वेल्डिंग की केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मैकेनिकल कॉम्पोजिशन पे इफेक्ट डालेंगे, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट डालते हैं। सो फ्लक्स
generates shielding gases and it put effects on mechanical properties and chemical properties of the welding। तो इससे आपको इतनी चीजें मिलती हैं शील्डिंग गैसेस से। ओके, अब जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग करते समय हम कौन से मटेरियल की सबसे ज्यादा वेल्डिंग करते हैं? हम कार्बन स्टील की वेल्डिंग करते हैं सबसे ज्यादा। कौन से मटेरियल की वेल्डिंग करेंगे सबसे ज्यादा? हम कार्बन स्टील की वेल्डिंग करते हैं। नॉर्मली वी वेल्ड कार्बन स्टील। ओके, और कार्बन स्टील का टेम्परेचर क्या रहता है? कार्बन स्टील का टेम्परेचर रहता है मेल्टिंग टेम्परेचर 1400। वही 14 डिग्री। अच्छा, इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका? 400 डिग्री सेल्सियस। अब सॉरी 1400 डिग्री सेल्सियस। तो 1400 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? ये जो हमारा बेस मेटल है, बेस मेटल क्या इमेजिन कर रहे हैं हम? कार्बन स्टील का है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 1400 डिग्री सेल्सियस। जो आर्क जनरेट हो रहा है, आर्क का क्या मेल्टिंग पॉइंट है? मतलब आर्क क्या टेम्परेचर है? 3000 डिग्री सेल्सियस से 6000 टेम्परेचर ऑफ आर्क इज 3000 to 6000 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो जब 3000 से 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आर्क जनरेट कर रहा है तो 1400 डिग्री सेल्सियस वाले मटेरियल को इजीली क्या कर सकता है? मेल्ट कर सकता है। अब आपको यहाँ एक बात और समझनी है, जब कार्बन स्टील नॉर्मल टेम्परेचर पे है तब उतना ज्यादा करोजन होने के चांसेस नहीं है, लेकिन जब टेम्परेचर राइज हो रहा है उस समय करोजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि कोई भी मटेरियल है, अगर उस मटेरियल का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो बढ़े हुए टेम्परेचर पे मटेरियल का जो करोजन होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इतना समझ में आया? अब हमने इतना समझ लिया मेटल के बारे में। शील्डिंग फ्लक्स के बारे में हमने क्या समझा है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या रहेगा? फ्लक्स की लेयर रहेगी। और फ्लक्स क्या काम करेगा? फ्लक्स शील्डिंग गैसेस जनरेट करेगा। शील्डिंग गैसेस क्या करती हैं? शील्डिंग गैसेस हमारे मटेरियल को बचाती हैं। किससे? ऑक्सीडेशन से बचाती हैं। ओके, ऑक्सीडेशन के चांसेस ज्यादा कब रहते हैं? जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो ऑक्सीडेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको? और एयर की वो कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ये बताइए। एयर के अंदर वो कौन सी गैस है जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? ऑक्सीजन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन बना। अब अगर ये बताइए कि फ्लक्स की कोटिंग अगर ना की जाए तो क्या होगा? अगर फ्लक्स की कोटिंग हम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बेयर रॉड से हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? बर्न थ्रू आएगा सर। बर्न थ्रू आएगा। और बताइए। स्पैटर आ जाएगा पूरे में। स्पैटर आएगा और पोरोसिटी आएगा। जब हमारे पास फ्लक्स नहीं है, ओके, जब इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की लेयर नहीं है तो क्या होगा? शील्डिंग गैसेस नहीं रहेंगी। शील्डिंग गैसेस नहीं रहेंगी तो क्या होगा? आउटसाइड एयर जो है वो एयर मोल्टेन पूल के अंदर एंटर कर जाएगा। मोल्टेन पूल के अंदर जब एयर एंटर करेगा तो क्या है? एयर क्या क्रिएट करता है? एयर पोरोसिटी क्रिएट करेगी। क्या बनेगा? सबसे ज्यादा पोरोसिटी बनेगा। और पोरोसिटी बनेगा तो जो अपना मोल्टेन मेटल है वो क्या करेगा? जैसे दूध उबलता है या पानी उबलता है, इस तरीके से वो भी बॉईल आउट करने की कोशिश करेगा। और जब बॉईल आउट करने की कोशिश करेगा तब क्या आएगा? स्पैटर भी आएगा। तो इतना आपको समझा। सबसे पहला जो कंपोनेंट है, शील्डिंग गैसेस ना होने के कारण जो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी? वो आ रही है हमारे पास पोरोसिटी की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो इसे भी अब नोट डाउन करते हैं। पोरोसिटी और नॉट पोरोसिटी, लॉट्स ऑफ पोरोसिटी। हाँ, lots of porosity may come if flux coating is not there। तो अगर फ्लक्स कोटिंग नहीं रहेगी तो क्या हो सकता है? बहुत सारी पोरोसिटी आ सकती है।
पोरोसिटी आने के बाद क्या होगा, पोरोसिटी आने के बाद स्पैटर आएगा, स्पैटर आएगा तो हमारा पूरा वेल्ड जो है वो बहुत ही मतलब बेकार बनेगा। और दूसरी क्या चीज होगी, आर्क जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी। आर्क क्या नहीं रहेगी, स्टेबल नहीं रहेगी। आर्क अपनी जगह से इधर उधर भागेगी, आर्क हमारी इधर उधर भागेगी। तो आर्क भी अपनी जगह पे स्टेबल रहनी चाहिए। तो जो अपना फ्लक्स है, फ्लक्स में जो शील्डिंग गैसेस निकल रही हैं, वो शील्डिंग गैसेस आर्क को भी स्टेबलाइज करती है। ठीक है, ड्यू टू, सर बोलिए। पोरोसिटी क्या होता है? हाँ जी, पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी क्या होता है, ठीक है, ये समझते हैं पोरोसिटी क्या होता है। ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, वेल्डिंग ड्रॉ कर रहे हैं, वेल्डिंग की इमेज हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या होगा, एक हम लगा देते हैं कैप, है ना। इस तरीके से वेल्डिंग होता है कुछ। अब जब हमने वेल्डिंग कर रहे हैं हाँ। और शील्डिंग गैसेस नहीं है, तो शील्डिंग गैसेस नहीं होने के कारण क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो वेल्ड पूल के साथ एंटर करेगा इसके अंदर, और जब एंटर करेगा तो इसके हाँ, छोटा छोटा सा हवा एंटर करेगा ना, तो हवा कुछ ऐसे गोल गोल रहेगा। ओके अच्छा, ओके, तो ये जो गोल गोल है हवा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको हम बोल रहे हैं पोरोसिटी। ओके, तो दिस इज नोन एज द पोरोसिटी। जो एयर एंट्रैप्ड एयर इन द वेल्ड पूल इज नोन एज द पोरोसिटी। फाइन, तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। पोरोसिटी कम्स ड्यू टू एयर एंट्रैपमेंट, बाय एयर एंट्रैपमेंट is due to poor shielding gases, है ना। तो पोरोसिटी क्यों आ रहा है, पोरोसिटी आ रहा है क्योंकि एयर एंट्रैप कर गई है, एयर एंटर कर गई है। और एयर एंटर क्यों कर गई है, क्योंकि शील्डिंग गैस जो है वो पुअर है या फिर नहीं है। इतना क्लियर हुआ आपको। और क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो शील्डिंग गैस का काम सिर्फ यही नहीं है कि वो वेल्ड पूल को बाहर की गैसेस से बचाना, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो काम है कि ये आयनाइज करेगा। शील्डिंग गैस क्या करेगा, आसपास की जो सराउंडिंग गैसेस हैं उनको आयनाइज करेगा। आयनाइज करने से क्या होता है, जो करंट है वो इजीली ट्रेवल कर पाता है इलेक्ट्रोड से लेके पेरेंट मेटल तक। और जब आसपास की गैसेस आयनाइज होती हैं तभी जाके स्पार्क जनरेट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो शील्डिंग गैसेस बिकम आयनाइज्ड एंड हेल्प इन ट्रांसफरिंग करंट। शील्डिंग गैस क्या कर रही है, शील्डिंग गैस आसपास की गैस को आयनाइज कर दे रही है, और आसपास की गैस जब आयनाइज्ड हो जा रही है तो करंट को इजीली ट्रांसफर करने का मौका मिल जा रहा है। अब हम लोग हमेशा, तो हम लोग ये अभी किस वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, अभी हमने किस बात किया, हमने फ्लक्स कोटिंग की बात किया। तो फ्लक्स कोटिंग किस वेल्डिंग में आती है, एमएमए में आएगी, राइट। एमएमए में फ्लक्स कोटिंग रहेगी। क्या मिग और मैग के अंदर फ्लक्स कोटिंग रहती है, मिग या मैग के अंदर फ्लक्स कोटिंग रहेगी। सर अगर हॉलो पिलर है उसके अंदर में फ्लक्स रहेगा। हाँ जी, हॉलो पिलर है, पिलर वायर अगर हॉलो है तो उसके अंदर में फ्लक्स रहेगा। हाँ, वो फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग है। ओके, दैट इज पार्ट ऑफ मिग मैग, तो उसके अंदर तो रहती है। बट नॉर्मली अगर हम मिग या मैग वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें शील्डिंग गैसेस जो हैं वो हमारे पास फ्लक्स से नहीं आ रही हैं। तो हम शील्डिंग गैसेस क्या करते हैं, अलग से सप्लाई करते हैं। मिग और मैग में क्या कर रहे हैं हम, शील्डिंग गैसेस अलग से सप्लाई कर रहे हैं। और मिग में क्या, कौन सी शील्डिंग गैसेस प्रोवाइड कर रहे हैं हम इनर्ट गैसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैग में क्या कर रहे हैं, मैग में हम इनर्ट गैसेस के साथ साथ में एक्टिव गैसेस भी प्रोवाइड करते हैं। और कुछ जगह इनर्ट गैस प्लस एक्टिव गैस दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, तो उसे भी हम मैग की कैटेगरी में काउंट करेंगे।
अब हम दो गैसेस के बारे में, ऐसे गैसेस के बारे में समझते हैं जो कि हम मिग और मैग में यूज करते हैं, और दोनों गैसेस की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है और दोनों ही हाईली इंपॉर्टेंट है इन मिग एंड मैग वेल्डिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो आता है, कौन सा है? आर्गन गैस। क्या आ जाएगा? आर्गन गैस। अब आर्गन गैस की क्या प्रॉपर्टी है? आर्गन गैस की ये प्रॉपर्टी है कि ये हमारे आर्क को स्टेबल बनाता है। क्या करेगा? इट स्टेबलाइजेस द आर्क। ये आर्क को स्टेबल बनाएगा। और लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका बहुत कम है। क्या कम है? आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, बट इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लो। इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है। आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होने का क्या मतलब है? ये गैस को, ये करंट को इजीली ट्रांसफर होने में हेल्प नहीं करेगा। ओके, तो जनरली जितना गैस करंट ट्रांसफर हो रहा है उतना तो होगा ही, बट ये गैसेस को करंट को इजीली ट्रांसफर होने में हेल्प अपनी तरफ से नहीं करता है। यहीं पे एक गैस और आ जाती है जो कि अक्सर हम यूज करते हैं मैग के केस में। वो गैस क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी है? कार्बन डाइऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी है कि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज हाई। आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होने से दो चीजें आएंगी। क्या क्या आएंगी? एक तो हीट इनपुट बढ़ जाएगा। हीट इनपुट विल इंक्रीज। ठीक है, क्या हो रहा है? हीट इनपुट इंक्रीज हो रहा है। और क्या हो रहा है? करंट भी ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है। जब करंट ज्यादा ट्रांसफर होगा तो हीट इनपुट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है इसमें? हीट इनपुट विल इंक्रीज ड्यू टू हाई करंट ट्रांसफर। ओके, तो CO2 से क्या होता है? CO2 की आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई है। आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होने से हाई हीट इनपुट मिलेगा। क्यों हाई हीट इनपुट मिलेगा? बिकॉज इसका आयनाइजेशन ज्यादा है। आयनाइजेशन ज्यादा होने से करंट अच्छे से ट्रांसफर करता है। तो आपने आर्गन गैस के बारे में समझा, आपने CO2 गैस के बारे में समझा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने आपको भी सबसे पहले बताया था। क्या बताया था? कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होने से करोजन की चांसेस बढ़ जाती है। अगर सेम मटेरियल लो टेम्परेचर पे है या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है तो उसके करोजन के चांसेस उतने नहीं हैं जितने की हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। तो ये बात को भी हम लिख लेते हैं। करोजन चांसेस इंक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर। ओके, करोजन के चांस इंक्रीज हो जाते हैं कहाँ पे? हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद। इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछिए। सर आयनाइज्ड क्या होता है? आयनाइजेशन मतलब कि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, आप समझ लीजिए। ओके, करंट कैसे ट्रेवल करता है? जब एक जगह निगेटिव चार्ज रहेगा, दूसरी जगह पॉजिटिव चार्ज रहेगा, चार्ज का डिफरेंस रहेगा। ओके, तो चार्ज का डिफरेंस, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस जो क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन। अच्छा, तो वो डिफरेंस अगर ज्यादा होता है तो करंट अच्छा से फ्लो करता है, यही ना? राइट। ओके, आयनाइजेशन ज्यादा रहेगा तो ज्यादा तेजी से करंट ट्रेवल करेगा। आयनाइजेशन कम है तो धीरे धीरे करंट ट्रेवल करेगा। तो वेल्डिंग के लिए आयनाइजेशन ज्यादा होना अच्छा रहेगा? आयनाइजेशन ज्यादा होना भी अच्छा है, आयनाइजेशन कम होना भी अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको ज्यादा हीट इनपुट चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि टेम्परेचर ज्यादा रहे, तो उसमें आयनाइजेशन कैसा रिक्वायर्ड है? ज्यादा आयनाइजेशन रिक्वायर्ड है। आयनाइजेशन ज्यादा रहेगा तो ज्यादा गर्म होगा। ज्यादा गर्म होगा तो मोटा मेटल है उसको भी आप मेल्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर
आयनाइजेशन कम है तो मोटे मेटल को आप वेल्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप पतले मेटल को वेल्ड अच्छे से कर पाएंगे, मेल्ट कर पाएंगे अच्छे। एक चीज और, मेरा कनेक्शन कट गया था, वो फ्लक्स के बारे में अच्छा से नहीं, फ्लक्स होता क्या है, शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा सा मुझे। आपने इलेक्ट्रोड देखा होगा जिससे वेल्डर वेल्डिंग करता हाँ है, हाँ हाँ उस इलेक्ट्रोड के ऊपर से कुछ लगा रहता है, एक तो लोहा हाँ होता है, हाँ उसके ऊपर हाँ कुछ लगा रहता है, जो ऊपर एक मटेरियल लगा रहता है उसको हाँ। बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलेंगे? फ्लक्स। फ्लक्स तो वही सील्डिंग का काम करता है क्या, जो अभी आप समझा रहे थे? हाँ, तब जब इलेक्ट्रोड हमारा जलता है तो क्या होता हाँ है, तो जो लोहा है बीच का वो तो पिघल हाँ के वेल्डिंग के अंदर आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन हाँ जो बाहर फ्लक्स लगा हुआ है वो क्या काम करेगा, ये यहाँ पे फ्यूम्स देगा, धुआं देगा। हाँ देता है। धुआं क्या करेगा, बाहर की गैसेस को अंदर नहीं आने देगा, अच्छा अच्छा, अभी कॉन्सेप्ट बाहर क्लियर की हो गया। गैसेस को अंदर नहीं आने देगा। ठीक। और भी हम्म। फ्लक्स के अंदर कई सारा एलिमेंट जोड़ा रहता है, तो बाकी जो एलिमेंट जोड़ा रहता है वो हमारे वेल्ड मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ सर, आ गया। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इंट्रोडक्शन टू वेल्डिंग प्रोसेसेस, तो क्या लिखा है, हाँ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 4 मेन आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस आर। आर्क वेल्डिंग के मेन 4 प्रोसेस क्या क्या हैं? एमएमए, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, जीएमएडब्ल्यू भी बोलते हैं। देन टिग, टिग वेल्डिंग, इसे क्या बोलते हैं, जीटीएडब्ल्यू भी बोलते हैं। देन मिग एंड मैग, ओके, मैन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और मैग एक्टिव गैस वेल्डिंग, एसएडब्ल्यू सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये 4 मेन अपने कैटेगरीज हैं आर्क वेल्डिंग की। तो जनरली आप जब साइट पे जाते हैं, या हम इंडिया में काम कर रहे हैं या एशियन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो वेल्डिंग को हम लोग नॉर्मली 2 कैटेगरी में बात करते हैं, तो आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। कैसे बात करते हैं? आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। तो जो आर्क वेल्डिंग है वो भी राइट टर्म नहीं है, वो भी मतलब सही शब्द नहीं है, और जो गैस वेल्डिंग है वो भी सही शब्द नहीं है। सही शब्द क्या है? एमएमए। ओके, यूरोपियन टर्म है एमएमए, इंडिया में भी एमएमए बोला जाएगा, गल्फ में भी एमएमए बोला जाएगा, बट इसका अमेरिकन टर्मिनोलॉजी क्या है? एसएमएडब्ल्यू। क्या है अमेरिकन टर्मिनोलॉजी? एसएमएडब्ल्यू है। और टिक का क्या टर्मिनोलॉजी है? एसएमएडब्ल्यू। टिक का क्या है? जीटीएडब्ल्यू, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ओके, और मिग मैग ही बोला जाएगा इसका, मिग मैग, और एसएडब्ल्यू को एसएडब्ल्यू ही बोला जाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से आर्क वेल्डिंग को 4 कैटेगरी में हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। अब पहली लाइन क्या लिखी हुई है? द आर्क इज क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अकर्स अक्रॉस द गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड पेरेंट मेटल। तो ये चीज हमने अभी डायग्राम जो ड्रॉ किया था उसमें ये चीज हमने देखा है कि कब आर्क जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रोड और पेरेंट मेटल के बीच में गैप रहता है। आपने देखा होगा जब नया नया वेल्डर वेल्डिंग करने जाता है तो क्या होता है, वो जब वेल्डिंग करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, आर्क, उसका जो इलेक्ट्रोड है वो पेरेंट मेटल पे जैसे ही टच हो जाएगा तैसे ही आर्क बंद हो जाता है। ओके, और आर्क कब जलता रहेगा? जब बीच में एक गैप मेंटेन रहेगा। तो बीच में गैप मेंटेन होना जरूरी है। अगर बीच में गैप नहीं मेंटेन होगा और इलेक्ट्रोड जो है पेरेंट मेटल को अगर टच कर जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होने से आर्क यहाँ से चला जाता है। ओके, तो बीच में एक गैप मेंटेन होना जरूरी है जिससे कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो सके और आर्क क्रिएट हो सके। देन सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है? The discharge causes a spark to form, causing the surrounding gases to ionize। तो ये पार्ट भी हमने कवर कर लिया अभी। तो जब क्या होता है, जब स्पार्क निकलता है तो स्पार्क से क्या होता है, आसपास की जो गैसेस हैं वो क्या हो जाती हैं, आयनाइज हो जाती हैं। आसपास की गैसेस आयनाइज हो जाएंगी तो इससे क्या होगा, गैसेस आयनाइज होने से करंट इजीली
फ्लो कर पाएगा, करंट इजीली ट्रांसफर हो पाएगा। जब करंट ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होगी, और अगर ज्यादा गैसेस आयनाइज हो गई हैं तो हीट इनपुट ज्यादा रहेगा, गैसेस अगर कम आयनाइज हुई हैं तो हीट इनपुट कम रहेगा। हमें कैसा चाहिए होता है, हमें हीट इनपुट हाई चाहिए होता है। हीट इनपुट अगर हाई है तो उससे क्या है, हमारा मेटल इजीली मेल्ट हो जाएगा, इजीली हम वेल्डिंग कर पाएंगे, और अपने इलेक्ट्रोड की स्पीड जो है, इलेक्ट्रोड की ट्रेवल स्पीड जो है वो हम तेज कर पाएंगे। अगर आयनाइजेशन कम है तो क्या है, हमारा जो पेरेंट मेटल है वो देर में मेल्ट होगा, देर में मेल्ट होगा तो इलेक्ट्रोड हम धीरे धीरे मूव करना रहेगा, जिससे कि रिक्वायर्ड हीट इनपुट जो है वो अचीव हो। ओके, देन अगला क्या लिखा है, द आयनाइज्ड गैसेस enable a current to flow across the gap between the electrode and base metal, thereby creating an arc। ये भी कवर हो गया है। The arc generate heat for fusion of the base metal, already completed। With the exceptions of TIG welding, the heat generated by the arc also causes the electrode surface to melt, and molten droplet can transfer to the weld pool to form a weld bead or run। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आपने ऊपर आर्क वेल्डिंग की जो चारों कैटेगरीज देखी हैं, MMA, टिग, मिग-मैग एंड SAW, इन चारों कैटेगरीज में सिर्फ एक टिग वेल्डिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट नहीं होता है। ओके, बाकी सारे ही वेल्डिंग में क्या मेल्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रोड मेल्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड का काम क्या है, स्पार्क जनरेट करना। और मेल्ट क्या होता है, हम अलग से फिलर वायर देते हैं। फिलर वायर कैसे देंगे, अलग से देंगे, तो वो फिलर वायर अलग से मेल्ट होगा और वही जाके डिपॉजिट होगा वेल्ड पूल में। देन हीट इनपुट ऑफ द फ्यूजन जोन डिपेंड अपॉन द वोल्टेज, आर्क करंट एंड वेल्डिंग ट्रेवल स्पीड। तो हीट इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हीट इनपुट ज्यादा होगा तो हमारा मेटल जो है वो जल्दी से मेल्ट होगा। जल्दी से मेल्ट होगा तो क्या होगा, फ्यूजन ज्यादा होगा। फ्यूजन ज्यादा होने से क्या होता है, डाइल्यूशन ज्यादा होता है। डाइल्यूशन ज्यादा होता है तो क्या होता है, हमारा जो वेल्ड है उसकी पकड़ अच्छी बनती है। तो हीट इनपुट को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर चेक करना रहेगा, एक तो वोल्टेज है, अगर आपको हीट इनपुट बढ़ाना है, अगर फ्यूजन ज्यादा चाहिए, डाइल्यूशन ज्यादा चाहिए, तो आप वोल्टेज को बढ़ा देंगे, आर्क करंट को बढ़ा देंगे, और ट्रेवल स्पीड को क्या करेंगे, कम कर देंगे। हीट इनपुट बढ़ाने के लिए क्या क्या फैक्टर हम कर रहे हैं, एक तो वोल्टेज इंक्रीज कर दे रहे हैं, आर्क करंट इंक्रीज कर दे रहे हैं, और ट्रेवल स्पीड कम कर रहे हैं। तो दो चीज बढ़ा रहे हैं और एक चीज कम कर रहे हैं हीट इनपुट बढ़ाने के लिए। अब बात आती है प्रोडक्टिविटी। ये चारों ही पॉइंट, पांचों पॉइंट जितने भी पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपको अच्छे से देख लेना है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, विथ मोस्ट वेल्डिंग प्रोसेसेस वेल्डिंग इन PA पोजीशन result in the highest weld metal deposition rate and therefore productivity। तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किस में आएगी, PA पोजीशन में आएगी। प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किस पोजीशन में आ रही है, PA पोजीशन। PA पोजीशन को हम क्या जनरली बोलते हैं, 1G पोजीशन बोलेंगे या फ्लैट पोजीशन बोलेंगे। तो जब कोई भी वेल्डर वेल्डिंग सीखता है तो सबसे पहले किस पोजीशन में वेल्डिंग करता है, PA पोजीशन में वेल्डिंग करेगा। PA पोजीशन में वेल्डिंग करने में क्या है बेनिफिट, कि जो वेल्डर है, वेल्डर जब भी वेल्डिंग कर रहा है तो हमारा जो मोल्टन पूल है वो ग्रेविटी के साथ डिपॉजिट हो रहा है। कैसे हो रहा है, ग्रेविटी के साथ डिपॉजिट हो रहा है। ओके, और दूसरी चीज क्या है, वेल्डर के पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ट्रेवल स्पीड को कम कर सके या बढ़ा सके। ओके, ट्रेवल स्पीड अगर कम करेगा तो क्या हो जाएगा, हीट इनपुट बढ़ जाएगा। ट्रेवल स्पीड फास्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, हीट इनपुट कम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मेटल डिपोजिशन की, तो ट्रेवल स्पीड कम करने से मेटल डिपोजिशन क्या होगा,
मेटल डिपोजिशन बढ़ जाएगा। ट्रेवल स्पीड फास्ट करने से क्या होगा, मेटल डिपोजिशन कम हो जाएगा। ओके, और बताइए ट्रेवल स्पीड कम करने से डाइल्यूशन क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, हीट इनपुट ज्यादा होगा तो डाइल्यूशन ज्यादा होगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि हम ट्रेवल स्पीड अगर बढ़ा रहे हैं, ट्रेवल स्पीड बढ़ाने से डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट आएगा? हाँ, कम डाइल्यूशन होगा। कम होगा। डाइल्यूशन कम होगा, है ना? और फ्यूजन कैसा होगा? क्योंकि हीट फ्यूजन कैसा होगा? फ्यूजन फ्यूजन कम होगा, इसकी वजह से हीट इनपुट कम होगा, हीट इनपुट कम होगा, इसकी वजह से डाइल्यूशन कम होगा। तो प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस में अचीव हो रही है? पीए पोजीशन में अचीव हो रही है। पीए पोजीशन में क्यों अचीव हो रही है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी? बिकॉज वेल्डर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो वेल्डर अपनी ट्रेवल स्पीड कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट कर सकता है। हीट इनपुट कम है या ज्यादा है, उसके हिसाब से ट्रेवल स्पीड मेंटेन कर पाएगा। जो भी उसके पास एक्चुअल कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से वो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेके आ सकता है। ओके, अब एक चीज और हम यहाँ समझते हैं, हम समझते हैं मेटल डिपॉजिट कैसे होगा, कैसे मेटल कम डिपॉजिट होगा या ज्यादा डिपॉजिट होगा। अब आपको मैं एक इमेज ड्रॉ करता हूं इधर इलेक्ट्रोड की। ये एक इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड पतला है, दूसरा इलेक्ट्रोड मोटा है। दोनों ही इलेक्ट्रोड को हम सेम वोल्टेज दे रहे हैं और सेम करंट दे रहे हैं। करंट मतलब एम्पियर दे रहे हैं। सारे पैरामीटर सेम हैं, बस एक इलेक्ट्रोड पतला है, दूसरा इलेक्ट्रोड मोटा है। एक सेकेंड, प्रेम को छोड़ के बाकी लोग आंसर करेंगे, प्रेम आंसर आप मत करिएगा। अब बताइए कौन सा इलेक्ट्रोड ज्यादा मेटल डिपॉजिट करेगा, पतला वाला या मोटा वाला? आइडिया नहीं इसका कोई सर। पता नहीं। और बताइए, और मोटा वाला में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो मेल्ट ही नहीं होगा कम एम्पियर से शायद। ठीक है, प्रदीप आप बताइए। प्रदीप हैं आप क्लास में? ठीक है, प्रदीप तक आवाज नहीं जा रही है, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्या होता है, जो हमारा पतला वाला इलेक्ट्रोड है ये मेटल डिपोजिशन ज्यादा करेगा इन कंपैरिजन टू मोटे वाले इलेक्ट्रोड। अब ऐसा क्यों होता है इसे हम समझते हैं। आप इमेजिन करिए कि आपके पास घर में कोई ऐसा अप्लायंसेस है जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है। हीटर होता है सबके घर में, ओके, हीटर आप लोगों ने देखा हाँ। होगा, ठीक। तो हीटर का जो तार होता है वो पतला तार होता है या मोटा तार होगा? पतला तार होगा। हीटर का तार पतला रहेगा, मोटा रहेगा? जो पावर सप्लाई कर रहे हैं पतला रहता है। मोटा रहता है पावर ना? सप्लाई वाला तो मोटा रहता है। मोटा रहता है। हाँ, पावर सप्लाई वाला मोटा रहता है और पावर उसमें सप्लाई टंगस्टन वाला है जो मोटा रहेगा। अब आप इमेजिन करिए कि जो मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर का वायर पतला रहेगा, मोटा रहेगा? कंपैरिजन में पतला रहेगा। कंपैरिजन में पतला रहेगा। आपने एलईडी बल्ब देखा होगा घर के अंदर जो लगती है, दिवाली पे हम लोग लगाते हैं, उसका वायर पतला रहता है, मोटा रहता है? पतला रहता है ना? ओके, हाँ, एकदम पतला। एकदम पतला रहता है। तो अगर आप पतला वाला वायर जो एलईडी लाइट में आता है, उसी वायर को अगर आप कनेक्ट कर देंगे हीटर के साथ, तो क्या होगा? वो तो जल जाएगा। जल जाएगा। और जल के क्या होगा? पिघल जाएगा। हाँ, मेल्ट हो जाएगा। टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तार। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तार जब पतला है तब वो ज्यादा करंट को बियर नहीं कर सकता है। ओके, ज्यादा करंट बियर नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो पिघल जाएगा। और अगर वहीं पे मोटा तार है तो मोटा तार की क्या कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा करंट को अपने थ्रू ट्रांसफर करवा सकता है। तो वो देर में गर्म होगा, देर में गर्म होगा तो देर में मेल्ट होगा। तो एट सेम वोल्टेज and at same ampere, the smaller diameter electrode will give high deposition rate.
समझे इस लाइन को? At same voltage and ampere, the electrode with smaller diameter will give high deposition rate. समझ गए? हाँ, तो इस चीज को इधर लिख लेते हैं। Same voltage and ampere, electrode with small dia will give high melting and high deposition rate। समझ में आ गया आपको? सेम वोल्टेज और सेम एम्पियर पे जो इलेक्ट्रोड है छोटे डायमीटर वाला, वो ज्यादा मेल्ट होगा और ज्यादा डिपोजिशन रेट देगा। ओके, तो आपको अगर अब देखिए इसमें ये हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं सेम वोल्टेज और सेम इलेक्ट्रोड एम्पियर पे। ओके, लेकिन अगर आप वोल्टेज और एम्पियर बढ़ा सकते हैं और मोटा डायमीटर का इलेक्ट्रोड है, तो उस केस में मोटा डायमीटर का इलेक्ट्रोड ज्यादा डिपोजिशन देगा। समझे इस बात को? इसमें ऐसा नहीं है कि हर केस में स्मॉलर डायमीटर वाला ही ज्यादा डिपोजिशन देगा। अगर हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, एम्पियर बढ़ा सकते हैं, तो मोटा डायमीटर वाला इलेक्ट्रोड भी ज्यादा डिपोजिशन रेट देगा। बट यहां समझने के लिए हमने क्या किया है, वोल्टेज और एम्पियर को सेम रखा है। आगे हाईलाइट कर लेते हैं। फॉर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेसेस, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोल्टेन मेटल टू द वेल्ड पूल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेल्डिंग करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पतला वायर है इसमें करंट की डेंसिटी ज्यादा है, करंट की डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो ये जल्दी से मेल्ट होगा, जल्दी से डिपॉजिट होगा। मोटे वाले वायर में क्या हो रहा है, करंट की डेंसिटी जो है वो कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि इसको एरिया यहाँ पे ज्यादा मिल गया है। तो जब डेंसिटी कम हो गई है तो इसका डिपोजिशन रेट कम हो जाएगा, मेल्टिंग रेट कम हो जाएगा। अब कुछ चीजें हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं फिर से। Rate of transfer of molten metal increases when welding current density increases। क्या हमने देखा कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोल्टेन मेटल इंक्रीजेस। मोल्टेन मेटल का रेट ऑफ ट्रांसफर इंक्रीज हो रहा है। कब इंक्रीज हो रहा है? जब वेल्डिंग करंट डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अब एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, मैं वो टाइप कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। एट सेम वोल्टेज एंड एम्पियर विच ऑफ द following electrode will melt fast। आपके पास ऑप्शन में आ जाएगा, लेट्स सपोज 2 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm। बताइए कौन सा जल्दी मेल्ट होगा? 2 mm। 2 mm, ओके, क्योंकि इसका डायमीटर कम है। 2 mm डायमीटर इलेक्ट्रोड विल मेल्ट फास्ट। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल डायमीटर इलेक्ट्रोड विल गिव हाई
melting rate and high deposition rate, right? अब पूछेगा in which of the following current density is high. क्वेश्चन कैसे रहेगा? in which of the following current density will be high. ऐसे क्वेश्चन पूछेगा. क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, घुमा दिया है और ऑप्शन में आपके पास क्या क्या आ जाएगा? 2 mm, 5 mm, 8 mm और 10 mm. बताइए क्या आंसर होगा? करंट डेंसिटी किस इलेक्ट्रोड में ज्यादा रहेगी? करंट डेंसिटी किस में ज्यादा रहेगी? 2 mm वाला में ज्यादा रहेगा, 2 mm वाले में ज्यादा रहेगा ना. करंट डेंसिटी किस में ज्यादा रहेगा? 2 mm वाले में ज्यादा रहेगा, क्योंकि पतला वायर है. करंट तो उतना ही है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो पतला है, तो पतला है तो उसमें डेंसिटी, करंट डेंसिटी ज्यादा रहेगी. ओके, तो 2 mm electrode will have high current density. ओके, और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, what decides melting rate of electrode. Melting rate of electrode. तो क्या आंसर होगा? वोल्टेज. करंट डेंसिटी. क्या होगा आंसर? करंट डेंसिटी. देखिए, वोल्टेज आप सही कह रहे हो, ओके, लेकिन वोल्टेज अकेला नहीं फैक्टर है. वोल्टेज के साथ साथ क्या डिपेंड करेगा? हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसकी थिकनेस. ओके, तो अगर हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं, तो करंट डेंसिटी अगर ज्यादा है तो मेल्टिंग रेट ज्यादा रहेगा. सर एक सेकंड, वो वाला क्वेश्चन था, एक सेकंड. व्हाट डिसाइडेड मेल्टिंग? Arc energy is the amount of heat generated in the welding arc per unit length of the weld and is usually expressed in kilojoule per millimeter length of the weld. Heat input for arc welding is calculated from the following formula. अब heat input की यूनिट क्या है? कैसे कैलकुलेट करेंगे हीट इनपुट को? हीट इनपुट है क्या? बेसिकली वो हीट है जो कि हम जनरेट कर रहे हैं आर्क के थ्रू. क्या है हीट इनपुट? आर्क एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द वेल्डिंग आर्क पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल्ड. तो हीट इनपुट से ज्यादा सबसे पहले हमें क्या आएगा? आर्क एनर्जी आएगी. हीट इनपुट बाद में आएगा. हीट इनपुट से पहले क्या आएगा? आर्क एनर्जी आएगी. अब आर्क एनर्जी क्या है? कि कितना हीट जनरेट हुआ है इलेक्ट्रोड के थ्रू. जितना भी हीट इलेक्ट्रोड के थ्रू जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? आर्क एनर्जी. और आर्क एनर्जी का यूनिट क्या है? किलो जूल पर mm. इसे कैसे कैलकुलेट किया है हमने? वोल्टेज इंटू एम्पियर डिवाइडेड बाय ट्रेवल स्पीड इंटू 1000. तो इस तरीके से करके आप क्या निकाल लेंगे? आर्क एनर्जी. आर्क एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है जो कि आर्क के पास है. ओके, आर्क जितनी एनर्जी निकाल रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? आर्क एनर्जी. अब हीट इनपुट क्या है? हीट इनपुट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द वेल्डिंग आर्क टू द वर्क पीस and is expressed in the terms of arc energy into thermal efficiency factor. तो अब यहाँ पे आर्क एनर्जी हमने समझा कि जो भी आर्क है, आर्क जितना हीट निकाल रही है उसको हमने बोल दिया आर्क एनर्जी. अब हीट इनपुट क्या है? हीट इनपुट क्या है? आर्क एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस दैट वी आर यूजिंग. तो अगर हम SAW वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, ओके, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, तो जितना आर्क एनर्जी है उतना ही हमारा हीट इनपुट हो जाता है इन केस ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग. लेकिन MMA के केस में क्या हो जाएगा? हीट इनपुट जो है वो सिर्फ 80% रह जाएगा आर्क एनर्जी का,
क्योंकि क्या है, हमारा जितना भी आर्क एनर्जी आएगा उससे हमें 0.8 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। 0.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जा रहा है, 20% जो हमारा आर्क का एनर्जी है वो लॉस हो जाएगा और हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ 80% ऑफ द आर्क एनर्जी विल रिमेन विथ अस एंड वील कॉल इट एज हीट इनपुट। इसी तरीके से मिग मैग के केस में और FCAW के केस में भी हमें 80% हीट इनपुट अचीव होगा, लेकिन टिग और प्लाज्मा के केस में हीट इनपुट जो है वो सिर्फ 60% रह जाएगा। ओके, तो आर्क एनर्जी क्या है, फिर से समझ लीजिए। आर्क एनर्जी वो एनर्जी है जो कि आर्क से जनरेट हो रही है। इसका फॉर्मूला क्या, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है किलो जूल पर mm। ओके, और दूसरी चीज क्या आ गई, हीट इनपुट आ गई। हीट इनपुट क्या है, जो भी आर्क एनर्जी आई है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर के साथ। तो अगर SAW है तो जितना आर्क एनर्जी थी उतने का उतना हमारा हीट इनपुट मिल गया। MMA, मिगमैग और FCAW इन तीनों में क्या है, 80% आर्क एनर्जी जो है वो हमारा हीट इनपुट रहेगा। टिग एंड प्लाज्मा में क्या हो रहा है, सिर्फ 60% ही आर्क एनर्जी का रहेगा हमारे पास एज अ हीट इनपुट। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। ये क्लियर है आप लोगों को? एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। दिस कंप्लीट। वो फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो कौन सा एनर्जी निकालने का, आर्क एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है? आर्क एनर्जी निकालने का। ओके, तो ऊपर जैसे लिखा है वोल्टेज इनटू एएमपीएस ट्रेवल स्पीड, एम्पियर। हाँ एम्पियर। तो ये सब चीज हम कहाँ से लाएंगे? कितना वोल्टेज आप सप्लाई कर, जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो कितना वोल्टेज यूज कर रहे हैं, कितना एम्पियर यूज कर रहे हैं, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? आपको ये सब मिलेगा WPS में से। WPS में लिखा रहेगा कि कितना वोल्टेज देना है, कितना एम्पियर देना है, ओके, कितना ट्रेवल स्पीड देना है, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। और जो आएगा वो आर्क एनर्जी होगा। तो आर्क एनर्जी में से हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ये जो नीचे चार्ट दिया है उससे। ये जो चार्ट दे रखा है, मान लीजिए अगर आप MMA वेल्डिंग यूज कर रहे हैं तो जो भी आर्क हाँ। एनर्जी की वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ। किससे, 0.8 से। तो जो वैल्यू हाँ। निकल के आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, हीट इनपुट। अच्छा, समझ में आया? समझ। हाँ। अच्छा सर, ऐसा भी कुछ होगा कि हम हीट इनपुट कैसे पता लगाएंगे जो हीट इनपुट हम डिसाइड किए हैं वो अचीव हुआ या नहीं?